अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर एक इक्विटी का पोर्शन हमने पहले डिस्कस किया था। जिसके अंदर वो सारी हम लोगों ने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स की बातें की थी कि शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी टाइप्स है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बाद रिजर्व्स क्या थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, उनकी अकाउंटिंग भी सीखी। उनमें जो शेयर इशू के डिफरेंट तरीके थे, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसका सेकंड जो पार्ट है कंपनी अकाउंट्स का, वो क्या है कि हर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स जो कमाती है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, उसके ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 है। इस साल मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती है 3 लाख। अब अगर इस साल वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है 3 लाख, याद रखिएगा सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे, जीपी आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। इनमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट। कोई इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टर्म यूज़ नहीं होती थी। जबकि कंपनी, ये हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की, जबकि कंपनी के अंदर आप लोग बातें करते हैं तो कंपनी के अंदर सेल्स आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आती है, वो माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उनमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन फाइनेंस कॉस्ट माइनस करके अदर इनकम ऐड करके तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाती है, पहले तो वो जीपी होता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, देन प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि कहती क्या है एचएमआरसी, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जो भी कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट के ऊपर उसने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। और वो 2 तरह का टैक्स होता है, वो सॉरी उसको 2 तरीके से हम लोग एब्रीवेट करते हैं। अगर हम एचएमआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इस प्रॉफिट के ऊपर जो आपने टैक्स पे करना है उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन अगर हम बात करें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो इसको अकाउंटिंग इनकम टैक्स का भी नाम देती है। चाहे आप इसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहें, चाहे आप इसको इनकम टैक्स कहें, ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पे कर रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, जो टैक्स की एडजस्टमेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर। अभी इसके ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डिटेल में डिस्कस होगा जाके किसमें, F7 के अंदर। क्योंकि अभी हम लोग बातें करेंगे सिर्फ उसमें से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में से सिर्फ जो इनकम टैक्स का छोटा सा पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज जो 12 है ये पूरा का पूरा, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये डेफर्ड टैक्स है, और डेफर्ड टैक्स हमारा डिटेल में डिस्कस होगा F7 लेवल। अब एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट्स कमा लिए, उस प्रॉफिट्स के ऊपर उसने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। एचएमआरसी अपनी जो टर्म है उसके अंदर इसको नाम देती है कॉर्पोरेशन टैक्स। और एचएमआरसी की ही टर्म में बात करूं तो इनकम टैक्स क्या होता है, जो इंडिविजुअल अपनी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स पे करता है वो इनकम टैक्स कहलाता है, और जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करती है उसको क्या नाम दिया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन जब हम लोग बातें करेंगे किसके अंदर, यहां पे तो कहता यह है कि कंपनी की जब हम बातें करते हैं तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमारी जो अकाउंटिंग है वो कहती है कि कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब ये भी एक यूनिट है, एक सेपरेट यूनिट है, एक जस्ट लाइक सिंगल पर्सन की तरह है। जब सिंगल पर्सन की तरह है तो ये भी जो अपनी अर्निंग्स करेगी, अर्निंग मीन्स के यहाँ पे जो प्रॉफिट्स कमाएगी उस प्रॉफिट्स के ऊपर क्या पे करेगी, टैक्स पे करेगी, तो उसको क्या नाम देंगे, इनकम टैक्स। याद रहे एचएमआरसी इंडिविजुअल के जो अपनी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं, लाइक एम्प्लॉई है सैलरी के ऊपर टैक्स पे करता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पे करती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स कहलाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स एक ही टर्म यूज होगी कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, अपना क्या नाम देंगे, टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, जो कि एचएमआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेशन टैक्स है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के मुताबिक वो क्या है, इनकम टैक्स। तो चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स का यहाँ पे डिस्कस करे, चाहे वो इनकम टैक्स का डिस्कस करे, हमें इनफैक्ट यहाँ पे सीखना है कि टैक्स की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। अब मेरी कंपनी का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2012 है। मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती है 3 लाख। जब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें करेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
इस प्रॉफिट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। जब टैक्स पे करना है तो उसके लिए याद रहे एचएमआरसी ये कहती है कि आपके लिए 9 महीने और 1 दिन अवेलेबल है इन प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करने की। वैसे F6 लेवल पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम अजम्पशन के तौर पर बात कर रहे हैं कि एचएमआरसी कहती है कि 9 महीना और 1 दिन है आपके पास इन प्रॉफिट्स के ऊपर आपने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। वो 9 महीना 1 दिन हमारे इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर ईयर एंड 31 दिसंबर 2012 को हो रहा है तो हमारे जो 9 महीना 1 दिन खत्म होगा वो 1 अक्टूबर 2013 को। अब इस डेट को जाके एचएमआरसी कहती है कि आपको एक्चुअल टैक्स का पता चलेगा और आप इस डेट को एक्चुअल टैक्स एचएमआरसी को क्या करेंगे, पे करेंगे। हमने एचएमआरसी से क्वेश्चन पूछा कि भाई 31 दिसंबर 2012 को सर प्रॉफिट्स मेरे पास अवेलेबल है, टैक्स रेट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसके ऊपर टैक्स का रेट लगा देते हैं और आपको टैक्स पे कर देते हैं। उसके लिए 9 महीने और 1 दिन देने का मकसद एचएमआरसी वेरी क्लियर कहती है कि भाई ये जो प्रॉफिट्स आप लोगों ने कमाए हैं इन प्रॉफिट्स को वो नाम देती है वेरी क्लियर कि ये आपके अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स हैं। वो कहता है कि यू हैव टू रिकैलकुलेट दीज प्रॉफिट, क्योंकि एचएमआरसी कहती है हमने जब भी टैक्स आप लोगों से लेना है तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लेना, हम लोगों ने किस प्रॉफिट्स के ऊपर लेना है, उन प्रॉफिट्स को वो नाम देती है टैक्सेबल प्रॉफिट। और वो कहता है कि टैक्सेबल प्रॉफिट आप जो कैलकुलेट करोगे वो 1 अक्टूबर 2013 को करोगे। इस बात से कई बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारे प्रॉफिट्स अनरिलायबल है? नहीं, ये प्रॉफिट्स अनरिलायबल नहीं है। ये प्रॉफिट्स आपके अकाउंटिंग के मुताबिक एचएमआरसी कहती है कि मैं भी रिलायबल हूं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो प्रॉफिट्स हमारे कैलकुलेट होते हैं वो रिलायबल प्रॉफिट्स होते हैं, वो फेथफुल होते हैं, वो हमारे न्यूट्रल होते हैं, फ्री फ्रॉम एरर होते हैं, तो वो आपके फ्री फ्रॉम बायसनेस होते हैं। तो कहता है कि ये हमारे प्रॉफिट्स जो है, हम इसको ये नहीं कह रहे कि प्रॉफिट्स आपके अनरिलायबल हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको इन प्रॉफिट्स को रिकैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इन प्रॉफिट्स के अंदर आप लोगों ने अकाउंटिंग की अजम्पशन, अकाउंटिंग के मुताबिक एस्टिमेट्स अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया। भाई क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होता है? नहीं, डेप्रिसिएशन हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं। एचएमआरसी उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को नहीं मानती। वो कहती है भाई हर कंपनी ने अपने अपने मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया होता है। इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के मुताबिक से, इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से हम हो सकता है अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दें, मैनिपुलेट कर दें, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आपको इन प्रॉफिट्स को दोबारा से क्या करना होगा, रिकैलकुलेट। अब रिकैलकुलेट कैसे करना है वो तो सारा का सारा सिलेबस F6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन इशू यहां पे यह है कि जब कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा लिए 3 लाख, इन प्रॉफिट्स के ऊपर हम लोगों ने टैक्स पे करना है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अगर ये प्रॉफिट अकाउंटिंग के है तो यहां पे अकाउंटिंग रूल के मुताबिक वो कहता है कि इन प्रॉफिट्स के ऊपर जब आप लोगों ने टैक्स पे करना है तो इनके यहां पे एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मैचिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट का हम लोग नाम देते हैं। मेन तो यहाँ पे मैचिंग का वर्ड यूज होगा, लेकिन आप लोगों ने शुरू में डिस्कस किया हुआ कि मैचिंग और एक्रूअल का मफहूम बिल्कुल सेम है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस साल की इनकम है उसके एसोसिएटेड इसी साल के एक्सपेंसेस आप इसमें क्या करने हैं, मैच करने हैं, और इसी साल में हमने क्या करने हैं, चार्ज करने हैं। जिस पीरियड में वो फॉल करते हैं उसी पीरियड में हमने क्या करने हैं, चार्ज करने हैं। भाई मेरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट हमने इसी साल में कमाए, प्रॉफिट इस साल से रिलेट करते हैं। अगर इन प्रॉफिट्स के ऊपर कोई हमारा टैक्स बनता है, कोई हमारा टैक्स एक्सपेंस बनता है, तो वो भी तो इसी साल में चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एक्सपेंस इस साल से रिलेट करता है कि अगर प्रॉफिट इस साल से है तो वो एक्सपेंस भी हमारा इस साल से रिलेट करता है। तो हमारा वो जब टैक्स एक्सपेंस इस साल से रिलेट करता है तो उसको इस साल में चार्ज होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है वो तो कैलकुलेट होगा 1 अक्टूबर 2013 को। 1 अक्टूबर 2013 को जाके हमें एक्चुअल टैक्स का पता चलेगा भाई कितना बनता है। तो भाई इस साल हम कितना चार्ज करें, कैसे चार्ज करें, उसके लिए एचएमआरसी ने यहाँ पे हमें इजाज़त दी, सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने, हमारी अकाउंटिंग ने इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप इस साल प्रॉफिट्स के ऊपर जब टैक्स इस साल में चार्ज करें तो करंट ईयर में जब भी आप टैक्स चार्ज करेंगे वो हमेशा आप एस्टिमेटेड चार्ज करेंगे, वो हमेशा आपका एस्टिमेटेड टैक्स होगा। एस्टिमेटेड टैक्स का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे इस साल अपने टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर देना है, ये उसकी अकाउंटिंग है, और टैक्स पेबल को क्रेडिट कर देना है। उसके लिए आपके पास टैक्स लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनसे आप एस्टिमेट लिखवाएंगे, सर ये प्रॉफिट्स हैं और टैक्स रेट्स के मुताबिक हम बता रहे हैं कि भाई अगले साल 9 महीने 1 दिन बाद हमें इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने अज्यूम करके बताया कि सर हमें ये कल को 30,000 पे करना पड़ेगा, ये हमने एस्टिमेट लगाया है। इसके लिए अगर मैं
दूसरे वर्ड में बात करूं IAS 37 के मुताबिक, तो ये हमने प्रोविजन क्रिएट की है। जब प्रोविजन क्रिएट की है तो याद रखिएगा ये टैक्स एक्सपेंस को हम चार्ज कर देंगे किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में। किस में चार्ज कर देंगे, सॉरी, किस में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और टैक्स पेएबल को हम किस में शो कर देंगे, बैलेंस शीट। तो ये मैं याद रहे, अगेन मैं कह रहा हूं एस्टिमेटेड। करंट ईयर में हमेशा एस्टिमेटेड टैक्स चार्ज होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारा टैक्स चार्ज हुआ है वो एक्चुअल है या एस्टिमेटेड, योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर कि वो हमारा कौन सा है, एस्टिमेटेड है। वो एस्टिमेट हमने टैक्स चार्ज कर दी और उसकी अकाउंटिंग एंट्री, उसकी डबल एंट्री, उसकी बुक कीपिंग, टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल। टैक्स एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट कर देंगे और टैक्स पेएबल को बैलेंस शीट में शो कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इनमें से हम लोग माइनस कर देंगे टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस इसमें से हम लोगों ने 30,000 माइनस किया और इस साल हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए जिसको हम नेट प्रॉफिट का नाम देते हैं। वो कितने आ गए, 2,70,000। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर इसको हम जाके अपनी करंट लाइबिलिटीज, आपको पता लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये टैक्स पेएबल जो है ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन मैं आपको ये मेक श्योर कर रहा हूँ ये हमारी प्रोविजन है। प्रोविजन हमारी क्या होती थी, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। ये हमने एस्टिमेट किया है कि भाई इतनी लाइबिलिटी हमारी हो सकती है। अब ये इस साल हम लोगों ने टैक्स चार्ज करवा दिया, इस साल हम लोगों ने एंट्री पास करके इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगला साल स्टार्ट होता है। अब जब अगला साल स्टार्ट होता है अच्छा, याद रहे कि पिछले साल जो हमने एस्टिमेट किया था टैक्स वो कितना था, 30,000। अब अगला साल मेरा वो 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013, मतलब इसके लिए हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। इस साल में एक डेट आनी है 1 अक्टूबर 2013, जिस दिन हमारा पिछले साल का प्रॉफिट्स दोबारा से रीकैलकुलेट होके उनके ऊपर दोबारा से हमारा टैक्स क्या होगा, कैलकुलेट होगा। अब उनके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उस टैक्स को हम नाम देंगे एक्चुअल। आई एम अज्यूमिंग दैट के एक्चुअल टैक्स हमारा जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है 32,000। भाई मुझे आप लोगों ने बताना है कि पिछले साल जो हमने एस्टिमेट किया था वो कितना एस्टिमेट किया था, 30,000। अब एस्टिमेट 30,000 करके हमने पिछले साल का जो एस्टिमेटेड था वो 30,000 था, लेकिन एक्चुअल कितना निकल आया, 32,000। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले साल जो टैक्स एक्सपेंस होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 32,000, लेकिन हमने कितना चार्ज किया हुआ है, 30,000। 2,000 से पिछले साल में हमने कम एक्सपेंस शो किया, इसको हम लोग नाम देते हैं अंडर प्रोविजन। तो यहां पे रूल भी बन सकता है कि इफ एक्चुअल टैक्स इज मोर देन एस्टिमेटेड टैक्स, अगर आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो एस्टिमेटेड टैक्स से ज़्यादा है तो देन अंडर प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। आपकी अंडर प्रोविजन क्या होगी, क्रिएट होगी। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। भाई पिछले साल आप लोगों ने टैक्स पेएबल को क्रेडिट किया था, जब वो टैक्स पे हो चुका है तो आपको पता है लाइबिलिटी में जब कमी आती है तो लाइबिलिटी को हमने डेबिट करना है। टैक्स पेएबल हमारा डेबिट होगा। कितनी लाइबिलिटी शो हो रही थी, 30,000, जो पिछले साल हमारा टैक्स पेएबल शो हो रहा था। इसके बदले में जो कैश जाना है क्या वो 32 जाना चाहिए, 30 जाना चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है 32,000 हम लोगों ने कैश पे किया है, 32,000 जाना चाहिए। इसके लिए पिछले साल में हमारा टैक्स एक्सपेंस कम डेबिट हुआ था 2,000 से, उसको हम इस साल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मीन्स टू से ये जो 2,000 यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये वही 2,000 है अंडर प्रोविजन। अकाउंटिंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे तो प्रीवियस ईयर में जो 2,000 कम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ था इसको हम इस साल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सो आई कैन से कि अंडर प्रोविजन हमेशा किस साइड पे आती है, डेबिट साइड पे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंडर प्रोविजन किस साइड पे शो होती है, यू विल से कि वो हमेशा किस साइड पे शो होती है, डेबिट साइड पे। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि पिछले साल का हमने टैक्स पे किया है और वो हमारा एस्टिमेटेड कम था, एक्चुअल ज्यादा निकला है, या पिछले साल अंडर प्रोविजन क्रिएट हुई थी, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री हमारी क्या पास होती है। हाँ, इसको हम सेग्रीगेट करके भी एंट्री को पास कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका ये भी हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि टैक्स पेएबल पिछले साल कितना था भाई, 30,000।
टैक्स पेबल पिछले साल 30,000 जो हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है, टैक्स पेबल डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दें 2,000 से, और जो 30,000 से जो हमने 2,000 फर्दर क्या किया है, पे किया है, उसके लिए जो हमने प्रीवियस ईयर में कम एक्सपेंस शो किया था, उसके लिए टैक्स एक्सपेंस को दोबारा से डेबिट करके और कैश को फर्दर क्रेडिट कर दें कितने अमाउंट से, 2,000 से। अब कैश तो 32 ही गया है, लेकिन इसके बदले में टैक्स पेबल कितने अमाउंट से डेबिट हुआ, 30,000 से, और टैक्स एक्सपेंस कितने से डेबिट हुआ। तो इनकी कॉन्ट्रा एंट्री या इनको कंपाउंड एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो वो एंट्री हमारे पास ये कैलकुलेट होती है कि टैक्स एक्सपेंस एंड टैक्स पेबल टू कैश में। क्लियर होती बातें। अब इस टैक्स पेबल को रिपोर्ट कैसे करना है उसकी भी हम बातें करते हैं, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी एंट्री नॉर्मली यही हम लोग पास करते हैं। भाई 1 अक्टूबर 2013 गुजर गया, हमारा टैक्स एक्चुअल पता चल गया, अंडर प्रोविजन क्रिएट हुई, हमने उसकी एंट्री पास कर दी और हमारा ये जान छूट गई इधर। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 आया, हमारे इस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए, अगेन अज्यूमिंग डैट इस साल के वो कैलकुलेट होते हैं 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारे पास इस साल कैलकुलेट होते हैं वो कितने कैलकुलेट होते हैं, 4 लाख। ऑलरेडी हम पिछले के सिनेरियो में बात कर चुके हैं कि जब करंट ईयर में टैक्स चार्ज करना है उसकी वो हमेशा एस्टिमेटेड होना है, क्योंकि करंट आपका जो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2013, उसका जो टैक्स पे होना या एक्चुअली कैलकुलेट होना है वो कब कैलकुलेट होना है, 9 महीने और 1 दिन बाद, वो बननी है 1 अक्टूबर 2014। तो इस साल हमें करंट ईयर में हमेशा एस्टिमेटेड टैक्स चार्ज करनी है। उसके लिए मैंने पहले भी रूल लिखवाया था कि करंट ईयर में टैक्स हमेशा क्या चार्ज होगा, एस्टिमेटेड। अब जब आपने एस्टिमेटेड चार्ज करना है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरे पास टैक्स लीगल एडवाइजर ने जो एस्टिमेट लिखवाया उसने कहा सर टैक्स एक्सपेंस इस साल का बनेगा 40,000, मैंने 40,000 से इसको डेबिट कर दिया और उसके लिए टैक्स पेबल को क्रेडिट कर दिया कितने अमाउंट से, 40,000 से। अब टैक्स एक्सपेंस अगेन किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। टैक्स पेबल अगेन किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। अगेन मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये एस्टिमेटेड है और एस्टिमेटेड लायबिलिटी को हम प्रोविजन का नाम देते हैं। ये इस साल की मैंने प्रोविजन क्या की है, क्रिएट की है मैंने। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टैक्स एक्सपेंस को चार्ज करना है कितना, 40,000। लेकिन याद रहे हमने इसी साल में 1 अक्टूबर 2013 को एक अंडर प्रोविजन क्रिएट की थी और उस टाइम पे वाइल डबल एंट्री हम लोगों ने टैक्स एक्सपेंस को डेबिट किया था। यहां पे फिर जाके दोबारा से टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके मुताबिक टैक्स एक्सपेंस इस साल का कितना जाना चाहिए, 40, लेकिन नहीं, मेरे मुताबिक कितना जाना चाहिए, 42, क्योंकि इसी साल में ऑलरेडी टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट हमारे पास चल रहा है, उसमें 2,000 से डेबिट हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स एक्सपेंस कम चार्ज हुआ था वो हम प्रीवियस ईयर में तो दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम इस साल में चार्ज करेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में इस चीज की इजाजत दी है। बच्चे के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एक्चुअल टैक्स इस साल का कैलकुलेट हुआ वो 32,000 कैलकुलेट हुआ, तो उसके एसोसिएटेड जो प्रीवियस ईयर में 2,000 का टैक्स एक्सपेंस हमने कम चार्ज किया था, तो भाई वो इस साल क्यों चार्ज करें, उसको प्रीवियस ईयर में चार्ज करना चाहिए। भाई आप लोगों से क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस बनी, उसके बाद उसको अप्रूव करवाया गया, उसके बाद उसका डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, उसके बाद उसका ऑडिट हुआ, शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद मार्केट में वो लॉन्च कर दी गई। किन लोगों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। अब जो स्टेक होल्डर के लिए लॉन्च कर दी, जो स्टेक होल्डर है उनका जो जो स्टेक था, उन्होंने जो उसकी बेस पे डिसीजन लेने थे तो वो ले चुके थे। अगर हम दोबारा से इस 2,000 के टैक्स एक्सपेंस को प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस में शो करके दोबारा से पब्लिकली इशू करेंगे तो भाई क्या उसका कोई मकसद है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन को अब जरूरत है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने इस चीज की इजाजत दी कि आपने प्रीवियस ईयर में 30,000 टैक्स शो कर दिया हुआ है, अगर उसके एसोसिएटेड अगले साल अंडर प्रोविजन आई है तो उस अंडर प्रोविजन को अगले साल की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दें, एडजस्ट कर दे। तो यहां पे जब हम टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे वो 30,000 कौन से वाला, जो प्रीवियस ईयर का था, 30,000 कौन से वाला, जो प्रीवियस ईयर का था, प्लस 2,000 ये वाला, टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 जो है वो इस साल वाला जो हमने एस्टिमेट किया है, और 2,000 जो प्रीवियस ईयर वाला अंडर प्रोविजन थी वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे तो 42,000 हमारा टैक्स एक्सपेंस इस साल बना। अब बच्चा कहता है सर बनता तो 40 था, भाई 40 ही इस साल का एस्टिमेटेड है, लेकिन 2,000 प्रीवियस ईयर की क्या थी, अंडर प्रोविजन, वो इसमें से माइनस करके तो हमारे पास ये क्या निकल आएंगे, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई आपके जहन में क्वेश्चन है सर पिछले दफ़ा तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यूँ में अज्यूम कि हमारे पास कोई भी अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन नहीं थी, लेकिन इस साल अंडर प्रोविजन है तो वो अंडर प्रोविजन हमने यहाँ पे क्या की, एडजस्ट की। अभी क्लियर है। तो इसके लिए अंडर प्रोविजन के बारे में रूल भी ये ऐड कर सकते हैं कि अंडर प्रोविजन मस्ट बी एडेड इन करंट ईयर
estimated tax which have to report in profit and loss। मतलब अंडर प्रोविजन का इंपैक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। इधर बच्चा गलती करता है कि वो बैलेंस शीट के अंदर भी 40 के बजाय कितना शो करेगा 42। भाई बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 40,000 ही जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस जो रिपोर्ट होगा वो कितना रिपोर्ट होगा 42,000। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्यों हम यहाँ पे 42 शो कर रहे हैं और बैलेंस शीट के अंदर 40 शो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के ज़हन में वो काउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि सर बैलेंस शीट कैसे इक्वल रहेगी। भाई इसके लिए थोड़ा सा आपको यकीन करना पड़ेगा कि इक्वल रहेगी। भाई क्लियर है। अब इसी सिनेरियो को दूसरे मैं डेट सेम रखने लगा हूँ, सिर्फ फिगर चेंज करने लगा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है कि डाटा मर्ज ना हो आप लोगों का। फिर याद रहे कि प्रीवियस ईयर में जो एस्टिमेटेड टैक्स था वो हमारा कितना था 30,000। मैं अगेन वो प्रीवियस ईयर की एग्जांपल उसी के सिनेरियो से आगे लेके जा। इस साल में 1 अक्टूबर 2013 आती है, उस डेट को प्रीवियस ईयर का एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होता है। वो एक्चुअल टैक्स आपका कैलकुलेट होता है 27,000। कितना कैलकुलेट होता है 27,000। हमने प्रीवियस ईयर में जो एस्टीमेट लिखवाया था, भाई वो एस्टीमेट कितना लिखवाया था 30,000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 प्रीवियस ईयर में हमने ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट कर दी थी। ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब प्रीवियस ईयर में 3,000 हमने ज़्यादा एक्सपेंस रिपोर्ट कर दिया था। इस प्रोविजन को हम लोग नाम देंगे ओवर प्रोविजन। हाँ, इसकी पहले अकाउंटिंग एंट्री की बात कर लेते हैं कि जब प्रीवियस ईयर का टैक्स पे होगा तो भाई टैक्स पेएबल ने तो डेबिट होना, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेट कहता है उसको डेबिट करो। तो भाई जब हम उसको डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से 30,000 से, इसके बदले में आपकी जेब में से अब कैश कितना जाएगा 27,000, क्योंकि एक्चुअल टैक्स ही कैलकुलेट 27 हुआ है। इसके बदले में प्रीवियस ईयर में जो टैक्स एक्सपेंस आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया था उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ये जो टैक्स एक्सपेंस अब यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं वो ओवर प्रोविजन कहलाएगा। अंडर प्रोविजन याद रहे वो डेबिट साइड पे आई थी, ओवर प्रोविजन किस साइड पे आई क्रेडिट साइड पे। इसके लिए हम रूल भी बना सकते हैं कि इफ एक्चुअल टैक्स इज लेस देन एस्टिमेटेड टैक्स, अगर आपका एक्चुअल जो टैक्स है वो एस्टिमेटेड टैक्स से कम है, देन ओवर प्रोविजन विल बी कैलकुलेटेड। आपका ओवर प्रोविजन कैलकुलेट होगा। और ये मैं क्लियर लिख रहा हूं कि ओवर प्रोविजन बाय डिफॉल्ट हमेशा किस साइड पे आएगी क्रेडिट साइड। और इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपके सामने है कि जब टैक्स पे होगा विद ओवर प्रोविजन तो हमारी एंट्री क्या पास होगी टैक्स पेएबल टू कैश एंड टैक्स एक्सपेंस। भाई क्लियर। अब सेम 31 दिसंबर 2013 आना है, साल एंड होना है। इस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आगे हम अज्यूम कर चुके हैं वो कितने थे 4 लाख। अब इस साल का टैक्स तो जो एक्चुअली कैलकुलेट होगा या पे होगा वो तो पे होगा 1 अक्टूबर 2014। अब जब ये 1 अक्टूबर 2014 को होगा, लेकिन इस साल में जब हमने टैक्स चार्ज करना है उसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि करंट ईयर में जब भी टैक्स चार्ज होता है वो हमेशा कौन सा चार्ज होता है एस्टिमेटेड। अब वो एस्टिमेटेड हमने जब चार्ज करना है तो उसके लिए अगेन टैक्स लीगल एडवाइजर ने बताया कि सर इस साल का जो टैक्स बनता है वो 40,000 बनता है। ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल में दे चुका हूँ। टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करके टैक्स पेएबल को आप क्रेडिट कर देंगे कितने अमाउंट से 40,000 से। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये टैक्स एक्सपेंस को हमने रिपोर्ट किस में करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और टैक्स पेएबल को कहाँ पे बैलेंस शीट में। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एस्टिमेटेड टैक्स हमारी क्या है प्रोविजन, ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। और एस्टिमेटेड जो लायबिलिटी होती है उसको हमेशा हम क्या नाम देते हैं प्रोविजन। अब जब इसमें से टैक्स एक्सपेंस आप लोगों ने माइनस करना है, मैं माइनस करने लगा टैक्स एक्सपेंस तो अकाउंटिंग ने रोक लिया। उसने कहा सर इस साल का एस्टिमेटेड कितना 40,000, आपने टैक्स एक्सपेंस इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना करना 40,000। प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स एक्सपेंस 3,000 से ज्यादा चार्ज किया था, तो सर वो हमने जो ज्यादा चार्ज किया था पिछले साल की वजह से प्रॉफिट्स हमारे अंडरस्टेट हो चुके थे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे तो भेजें। अब हमने क्या किया कि टैक्स एक्सपेंस को यहाँ पे 40,000 में से 3,000 माइनस करके हमने यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंस चार्ज कर दिया वो कितना चार्ज कर दिया 37,000। याद रहे अंडर प्रोविजन हमारे करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस में ऐड हुई थी, जबकि ओवर प्रोविजन इसमें से क्या होगी माइनस होगी। अंडर और ओवर का प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बारे में हम रूल भी लिख सकते हैं कि ओवर प्रोविजन विल बी डिडक्टेड
फ्रॉम करंट ईयर एस्टिमेटेड टैक्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अगेन जहाँ पे जो रूल लिखा, अंडर का लिखा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिखा, ओवर का लिखा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिखा। मैंने बैलेंस शीट की बात नहीं की क्योंकि अंडर और ओवर हमेशा जो इफेक्ट डालते हैं वो किसके ऊपर डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं क्लियर है। इधर से हम एक समराइज्ड रूल भी निकाल सकते हैं। ये जो हमने डिटेल में एंट्रीज लिखी हैं यहाँ पे, इसके बारे में याद रखिएगा कि वो ये जो ज़्यादा बातें नहीं करता। इस साल की जो एस्टिमेटेड टैक्स है उसकी एंट्री की ज़रूरत होती है। अंडर ओवर प्रोविजन के कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पे एक टैक्स का बैलेंस आपको गिवन होता है। टैक्स या इनकम टैक्स लिखा होता है या उसके लिए कारपोरेशन टैक्स लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आगे एग्जांपल में जो लिया, एक दफ़ा 2000 आया था और एक दफ़ा 3000 आया था। ये जो 2000 या 3000 है ये ऑलरेडी हमारी उसने प्रोविजन हमें बता दी होती है। ये या तो अंडर प्रोविजन होता है या क्या होता है, ओवर प्रोविजन। या ये क्या होती है, अंडर, या क्या होती है, ओवर प्रोविजन। मतलब ये ऑलरेडी पता होता है कि अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन। बहुत कम चांस है कि वो आप लोग को एक्चुअल टैक्स प्रीवियस ईयर का बता दे और एस्टिमेटेड बता दे और उसकी बेस पे आप उनको नेट ऑफ सेटअप करके देख ले हों कि अगर एक्चुअल ज़्यादा है, एस्टिमेटेड कम है, तो भाई वो हमारा क्या बनेगा, ओवर। और अगर एक्चुअल ज़्यादा है और अगर एक्चुअल कम है और एस्टिमेटेड ज़्यादा है तो फिर वो हमारे लिए क्या बनेगा, अंडर। लेकिन अगर उसने अंडर ओवर ऑलरेडी हमें बता दिया है तो हमें उस डिबेट में नहीं जाना कि सर जब वो अंडर प्रोविजन आया तो एक्चुअल टैक्स ज़्यादा आया, कम आया। ये अगर डेबिट साइड पे गिवन होगी तो ये अंडर होगी, अगर क्रेडिट साइड पे गिवन होगी तो क्या होगी, ओवर होगी। उसी क्वेश्चन के अंदर नीचे ट्रायल बैलेंस के एंड पे उसने एडजस्टमेंट्स में अंदर जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स बताई होती हैं उसमें बताया होगा कि करंट ईयर का एस्टिमेटेड टैक्स इतना बनता है। फॉर एग्जाम्पल वो एस्टिमेटेड टैक्स उसने बता दिया वो 40,000। आपने क्या करना है, इसकी बेस पे एंट्री बना लेनी है। जब इसकी बेस पे एंट्री बना लेनी है तो एंट्री तो हमारे पास क्लियर बन गई कि टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल कितनी अमाउंट से, 40,000 से जो एस्टिमेटेड है। अगर अंडर प्रोविजन है तो वो 2000 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगर क्या है, अंडर। और अगर ओवर है तो वो 3000 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस कितना शो करना है और ये टैक्स पेएबल है, ये बैलेंस शीट के अंदर क्या हो जाएगा, वैसे रिपोर्ट हो जाएगा। मैं क्लियर होती बातें। तो ये हमारे, हाँ इसके लिए मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर रूल लिखवा दूँ तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी हमारा टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट होना है तो वो याद रखिएगा हमेशा एस्टिमेटेड हमने पकड़ना है। उसके अंदर अंडर प्रोविजन अगर कोई होगी तो वो ऐड होगी और अगर ओवर प्रोविजन को होगी तो वो उसमें से क्या होगी, माइनस। बैलेंस शीट के अंदर भी इसका इंपैक्ट जाना है लेकिन वो सिर्फ क्या जाना है, एस्टिमेटेड टैक्स। इसमें कभी भी हमारा अंडर ओवर का इफेक्ट नहीं जाना। मैं क्लियर होती बातें। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा, यहाँ पे टैक्स पेएबल क्रेडिट होगा, तो ये टैक्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है, ये टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अगर अंडर है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा, अगर ओवर है तो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तब है जब एक कंपनी को प्रॉफिट्स आ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि कंपनी को लॉसेस भी आ जाए, तो लॉसेस में याद रखिएगा कि HMRC आपको टैक्स रिफंड्स देती है। करंट ये क्या कहते हैं, ये जो उसकी क्या कहते हैं, जो कंपनीज लॉसेस में जाती हैं तो HMRC क्या करती है, उसको क्या पे करती है, टैक्स रिफंड्स देती है। बड़ी सिंपल सी बात है। घर के अंदर एक बच्चा कमाता है, जब कमाता है वो घर वालों को ला के खिलाता है, वो आगे इनकम में से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है घर वालों की तरफ से। लेकिन अगर उस बच्चे की अर्निंग्स बंद हो जाएं और जब उसकी इंडिविजुअल की अर्निंग्स बंद हो जाती हैं, उस पर्सन की अर्निंग्स बंद हो जाती हैं, बिजनेस कर रहा था लॉसेज में चला गया या, तो घर वाले उसको कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन विद HMRC। जब तक हमारी कंपनी प्रॉफिट्स कमाती रहेगी वो प्रॉफिट्स को ऊपर टैक्स पे करेगी, लेकिन जब लॉसेज आ जाएंगे तो भाई HMRC क्या करेगी, उनको टैक्स रिफंड्स देंगी। भाई क्लियर होती बातें। तो उसमें टैक्स रिफंड में मैं यहाँ पे एंट्री आपको लिख देता हूँ कि अगर टैक्स रिफंड्स की बेस पे हम लोग बातें करें, मतलब मैं सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह ले लेता हूँ लॉस बिफोर टैक्स। फॉर एग्जाम्पल लॉस बिफोर टैक्स आ जाता है 40,000 का। अब इसके ऊपर टैक्स पेएबल नहीं बन सकता, इसके ऊपर टैक्स रिसीवेबल बन सकता है क्योंकि टैक्स रिफंड देना है HMRC ने। जब HMRC ने टैक्स रिफंड देना है तो याद रखिएगा उसके लिए आपकी एंट्री क्या बनती है, वो हम लोग एंट्री बड़ी क्लियर है कि डेबिट कर दो टैक्स रिसीवेबल को, एस्टिमेट करके ही डेबिट कर दो टैक्स रिसीवेबल को और क्रेडिट कर दो किसको, टैक्स एक्सपेंस को। टैक्स एक्सपेंस का मतलब ये इनकम ही बननी है। आपको पता कि अगर एक्सपेंस की क्रेडिट नेचर होती है तो ये प्रॉफिट को क्या कर देती है, इंक्रीज। ये अगेन एस्टिमेट होना है, ये अगेन मैं इसकी बात करूँ तो वो सिंपल एस्टिमेट होना है,
एस्टिमेटेड होना है। करंट ईयर में जब भी हम बात करेंगे तो वो एस्टिमेटेड होगा, लेकिन ये रिसीवेबल बनेगा जी हमने उनकी तरफ से टैक्स लेना है, उनको पे नहीं करना। टैक्स रिसीवेबल टू टैक्स एक्सपेंस। अब जब टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हो तो भाई लॉस में ऑलरेडी ये माइनस हो रहा है, तो जब टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लॉस आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। भाई क्लियर होती बात है। तो जब यहां पे बात करेंगे तो इसके लिए जो अंडर ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, जो अंडर प्रोविजन इसमें ऐड होती थी टैक्स एक्सपेंस के अंदर, अब यहां पे क्या होगी, माइनस, क्योंकि अंडर प्रोविजन की नेचर तो डेबिट ही रहनी है, और जहां पे टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपस में प्लस माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपस में प्लस माइनस हो जाएगी। अंडर प्रोविजन इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। लेकिन अगर ओवर प्रोविजन की बातें करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, वो सिर्फ किसकी वजह से, एंट्री की वजह से डिफरेंस आ सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अंडर ओवर प्रोविजन क्या होता है वो ऑलरेडी पता है, अंडर प्रोविजन डेबिट साइड पे आता है, ओवर प्रोविजन क्रेडिट साइड पे आता है, वो हमें ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन करंट ईयर लॉस आने की वजह से अगर हमारे HMRC की तरफ से टैक्स रिफंड्स बन रहे हैं, तो अगर HMRC की तरफ से टैक्स रिफंड बन रहे हैं तो टैक्स रिफंड के लिए हमने जो एंट्री पास करनी है वो क्या एंट्री पास करनी है, टैक्स रिसीवेबल टू टैक्स एक्सपेंस। जब टैक्स रिसीवेबल टू टैक्स एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है तो उसके लिए टैक्स रिसीवेबल में हमने HMRC से पैसा लेना है। जब HMRC से पैसा लेना है तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, करंट एसेट। क्या बनेगा, करंट एसेट। इसको बैलेंस शीट के अंदर हम इसको जो रिपोर्ट करेंगे वो क्या रिपोर्ट करेंगे, करंट एसेट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी क्लियर होती बातें। तो ये टॉपिक था टैक्स के अबाउट कि किस तरीके से हमने चीज़ें लेनी हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इसकी बातें करनी हैं। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लेना है। कैप्टन की बुक आप लोग के पास होगी, उसमें से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर एक टॉपिक इसके अंदर हमारे पास रह गया है लोन नोट्स या डिबेंचर्स का। तो वो लोन नोट्स और डिबेंचर की जब आप लोग बातें करेंगे तो वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन जिस दिन रखेंगे उस दिन हम लोग बात करेंगे कि लोन नोट्स और डिबेंचर को आप इसको ऊपर करें। तो यूट्यूब के ऊपर ये जो चैनल है हमारा SBL का बना हुआ है, तो आप उस पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आप लोगों को साथ साथ मिलते रहें। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जाके आपको ये लेक्चर मिलेगा और वहाँ से देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज आउट कर सकते हैं। मैं क्लियर होती बातें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।